गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में पॉलीमर पढ़ रहे थे। हम लोग पॉलीमर का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुलीकरण की क्रियाविधि कैसे होती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बहुलीकरण के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बहुलक था योगात्मक बहुलक और एक था संघनन बहुलक। तो अगर हम लोग बात करें बहुलीकरण की क्रियाविधि के आधार पर तो योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक इसका प्रकार है। योगात्मक बहुलक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एकलक इकाइयाँ होती है वह असंतृप्त होती हैं, मुख्यतः एल्कीन या एल्काइन की व्युत्पन्न एकलक इकाइयाँ होती हैं। संघनन बहुलक में द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह होते हैं जिनसे ये बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि और संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि। योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का होता है। योगात्मक बहुलीकरण होता है, एक होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा होता है आयनिक बहुलीकरण। हम लोग सबसे पहले इस मुक्त मूलक बहुलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मुक्त मूलक बहुलीकरण, मुक्त मूलक बहुलीकरण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस बहुलीकरण के दौरान मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस बहुलीकरण में अभिक्रिया की श्रृंखला को या बहुलकन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी प्रारंभक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये जो प्रारंभक पदार्थ हैं, ये जो प्रारंभक पदार्थ हैं या जिनको हम लोग इनिशिएटर्स बोलते हैं, ये सामान्यतः परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल होते हैं। परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल होते हैं। यह जो बहुलीकरण है इसे हम लोग श्रृंखला वृद्धि बहुलकन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक बार एक नई श्रृंखला का निर्माण होता जाता है। ये जो बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया है यह मुख्यतः 3 पदों में संपन्न होती है। पहला जो पद है उसका हम लोग बोलते हैं श्रृंखला आरंभन पद। श्रृंखला आरंभन पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। हम लोगों ने इस बहुलक के निर्माण के लिए जो भी परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल लिया है, जैसे कि मान लो कि हम लोग यहाँ पहले C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड यह जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर इसमें होता है समान स्विखंडन। जब इस बंध का समान स्विखंडन होगा तो हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त होगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, यह है बेंजोइल मुक्त मूलक। इस बेंजोइल मुक्त मूलक में इस बंध का जब पुनः समान स्विखंडन होगा तो हमें जो मुक्त मूलक मिलेगा C6H5 है। ये क्या है? फेनिल मुक्त मूलक, और इसके साथ हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड। या हम लोग अगर कोई दूसरा तरीका इसका देखें तो ये एक सामान्य परऑक्साइड है। ठीक है, जब इसका समान स्विखंडन होगा तो हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त होगा वह यह है। यह जो है यह प्रारंभिक पदार्थ के रूप में काम आएंगे। देखो कैसे, यह जो
मुक्त मूलक हमें मिला है, यह किसी भी बहुलक के लिए जो एकलक इकाई है उस एकलक इकाई के साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे एथीन एक एकलक इकाई है, जब हम लोग इसे मुक्त मूलक के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इस बंध का समान विखंडन होने के कारण बंध का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बंध का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस ऑक्सीजन के ऊपर जो एक विषम इलेक्ट्रॉन या एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, यह जब जुड़ेगा तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वह कुछ इस प्रकार होगी और ये एक नया मुक्त मूलक बनेगा और यहाँ से श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए इसे कहा जाता है श्रृंखला आरंभन पद, चेन इनिशिएशन स्टेप, या हम लोग इसको स्टेप फर्स्ट भी कह देते हैं। इसका जो दूसरा पद है वह है श्रृंखला संचरण पद। ऐसा होगा कि पहले स्टेप में जब हम लोग यह स्पीसीज प्राप्त कर चुके हैं तो ये जो स्पीसीज है वह आगे, ये जो स्पीसीज हमें पहले पद में मिली यह आगे ऐसी एकलक इकाइयों के साथ जुड़ती रहेगी। ये मुक्त मूलक हमें पहले पद में मिला, ये एथीन नया एकलक जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये ROCH2 CH2 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 और ये मुक्त मूलक इसका निर्माण करेगा। और ये जो स्टेप है यह आगे तब तक चलती रहेगी जब तक एकलक इकाइयों की उपलब्धता होती रहेगी। जैसे हम लोग लिखें RO, इसको लिखेंगे हम लोग CH2 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 ये मुक्त मूलक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को फिर से एक एकलक इकाई लिखनी है जो कि क्या है, एथीन। जब ये इसके साथ बंध बनाएंगे तो हमें RO CH2 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 यह स्पीशीज प्राप्त होगी, ठीक है। अब आगे फिर से यह जो है वह एकलक इकाई के साथ अभिक्रिया करके इस श्रृंखला को आगे से आगे तक बढ़ाते रहेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप में श्रृंखला में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। हम ऐसा करते हैं, इसके साथ यहाँ पे लिखते हैं N, क्योंकि आगे भी एकलक इकाइयाँ खूब सारी होंगी, तो हमारे पास जो बहुलक श्रृंखला बनेगी वह इस प्रकार होगी। यह है स्टेप 2। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 3 की। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेप 2 में ये स्पीशीज बन चुकी है। स्टेप 3 इसका जो है उसको हम लोग कहेंगे श्रृंखला समापन पद। यानी कि जो बहुलक श्रृंखलाएं हम लोगों ने आगे बनाई हैं वो तब तक तो बनती रहेंगी जब तक एकलक इकाइयाँ हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस एकलक इकाइयों की संख्या या हम लोग कहीं कम होती चली जाएगी वैसे वैसे, तो अंत में इस श्रृंखला का समापन कैसे किया जाए वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। श्रृंखला का समापन हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है युग्मन, दूसरा है असमानुपातन, तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण और चौथा है निरोधन या निरोधक ग्रुप के प्रेजेंस में हम लोग इसको करा सकते हैं। देखो पहला युग्मन। युग्मन का मतलब ये है कि जब ऐसी श्रृंखलाएं, क्योंकि ऐसी खूब सारी श्रृंखलाएं वहाँ पे हमें प्राप्त होंगी, तो जब ऐसी 2 श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएंगी, CH2 CH2 देखिएगा, ये एक बहुलक श्रृंखला और इसके साथ
ये दूसरी बहुलक श्रृंखला। जब यहाँ पे देखो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों क्या है, मुक्त मूलक। जब ये मिलेंगे तो हमें जो मिलेगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। और इस प्रकार इस बहुलक श्रृंखला का हम लोगों ने क्या कर दिया, समापन कर दिया, और ये एक उदासीन स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गई। दूसरा जो तरीका है, पहला था युग्मन, दूसरा था असमानुपातन। हमारे पास जो बहुलक श्रृंखलाएं हैं, एक बहुलक श्रृंखला है ये, और दूसरी बहुलक श्रृंखला है ये। देखिए, अगर इस बहुलक श्रृंखला में से यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वह समान विखंडन द्वारा अपना बंध तोड़ ले, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलकर जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारे पास जो उदासीन स्पीशीज या जो उदासीन संरचना बनेगी उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी। और ये हाइड्रोजन जो है वो इस बहुलक श्रृंखला के पास जब आकर जुड़ जाएगा तो इस बहुलक श्रृंखला जो है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार हो जाएगी, और इसे हम लोग कहते हैं असमानुपातन, क्योंकि एक से कोई ग्रुप उठ के यहाँ पे चला गया। तीसरा जो है सी, वह है श्रृंखला स्थानांतरण। जैसे हमारे पास जो बहुलक श्रृंखला है, हमारे पास जो बहुलक श्रृंखला है उसके अंदर विलायक या उसमें से उपस्थित कोई पदार्थ अपना एक समूह अगर स्थानांतरित कर दे, जैसे अगर इस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पे आकर जुड़ गया तो हमें जो स्ट्रक्चर मिली वह कुछ इस प्रकार होगी। तो इस प्रकार इसमें इस श्रृंखला का क्या हो गया, उदासीनीकरण। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन था वहाँ से। अब ये श्रृंखला का जो स्थानांतरण है वह एकलिक इकाई के द्वारा भी हो सकता है, वह प्रारंभक के द्वारा भी हो सकता है, और वह विलायक में के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन जो एकलिक इकाई हैं वो नियत मात्रा में ली जाती है, प्रारंभक जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है। इसलिए इस श्रृंखला स्थानांतरण में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान का जो विलायक है उसी का होता है। चौथा या जो डी स्टेप है उसको हम लोग बोल रहे हैं निरोधक या निरोधी समूह के कारण ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे पास जो बहुलक श्रृंखला है उसको उदासीन करने के लिए हम लोगों ने उसमें कुछ ऐसे यौगिक मिलाए जो उस श्रृंखला को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते। जैसे नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो, इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस बहुलक श्रृंखला को उदासीन करने के काम आते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लो कि बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला को रोकने के लिए नाइट्रोबेंजीन काम में लें, यह एक बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है जिसको हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं। यह बहुलक श्रृंखला, ठीक है। इस बहुलक श्रृंखला के अगर हम लोगों ने इसके साथ जोड़ दिया किसको, नाइट्रोबेंजीन को,
जैसे आप लोग जानते हो कि नाइट्रोबेंजीन की संरचना इस प्रकार है। अगर इस बंध का समान विखंडन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास। चलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन आया नाइट्रोजन के पास। अगर इस बंध का भी समान विखंडन होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा और ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे से आगे तक इसी वलय में घूमता रहेगा और ऑक्सीजन के साथ ये जो CH2 ग्रुप है यह जुड़ जाएगा और श्रृंखला का समापन हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ROCH2 CH2 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 N CH2 CH2 O N और ये एक दूसरा ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मुक्त मूलक, एक पहले से हाइड्रोजन यहाँ होता है ये, और ये डबल बॉन्ड, और ये इस प्रकार हो गया श्रृंखला का समापन। तो हम लोगों ने आज पढ़ा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। इस मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण को शुरुआत में हम लोगों ने शुरू करने के लिए इसमें एक प्रारंभिक पदार्थ मिलाया। प्रारंभिक पदार्थ या तो पेरोक्साइड हो सकते हैं या पेरोक्सी अम्ल हो सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और जो एकलक इकाई है उसको सक्रिय करके उसके साथ श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। बाद में अगले पद में जो बहुलक श्रृंखला बनी है वह अलग अलग एकलक इकाइयों के साथ लगातार जुड़ती हुई एक नई श्रृंखला का निर्माण करती हुई बढ़ती चली जाती है। तीसरे पद में जिसको हम लोग श्रृंखला समापन कर रहे हैं, हम लोगों ने 4 तरीके से श्रृंखला को कैसे उदासीन बनाया जा सकता है ये पढ़े। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आयनिक योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं। यह जो है इसे आप लोग नोट्स में लिखना और लिख के समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।